अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर की नज़रें फ़लस्तीन के इलाके गज़ा या गज़ा पट्टी पर टिकी हुई हैं। वजह है हालिया दिनों में गज़ा की तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर किया गया तबाहकुन हमला। इस हमले में अब तक ये स्क्रिप्ट लिखे जाने तक मजमूई तौर पर 1500 हलाकतें हुई हैं, जिसमें इसराइल में 900 अफराद के हलाक होने जबकि गज़ा में करीब 700 अफराद के मारे जाने की इतलात है। इस जंग में ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में है और महलूकीन और ज़ख्मियों की तादाद में हर घंटा इजाफा ही होता जा रहा है। इस जंग के दौरान इसराइली पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि गज़ा पर किए जा रहे इसराइली हमले तो सिर्फ शुरुआत है, हमास से जंग का हम पूरा बदला चुकाएंगे। वहीं हमास का कहना है कि हमने तमाम प्लानिंग से हमला किया है और हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये तो रहा अभी तक का अपडेट, लेकिन हिंदुस्तान भर में सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बट गए हैं। एक ग्रुप इसराइल की हिमायत कर रहा है और इसराइल पर हमास के हमले और इस हमले के वीडियोस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा है। वहीं दूसरा ग्रुप है जो गज़ा पर हो रहे हमलों में मासूम बच्चों और ख़वातीन की बड़े पैमाने पर हलाकतों की मजम्मत कर रहा है। कई अरब ममालिक हैं जो हमास के हमले पर खुशियाँ मना रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स से मुखातिब होकर पहले ही इस बात को वाज़ेह कर देते हैं कि हम किसी भी तरह के वायलेंस की मजम्मत करते हैं, चाहे हमास की जानिब से हो या फिर हमेशा की तरह इसराइल की जानिब से होने वाले हमले की। हम हमेशा से वायलेंस की मुखालफत करते आए हैं और मजम्मत करते रहेंगे। आज जांच पड़ताल के इस एपिसोड में तफसीली बात करेंगे फ़लस्तीनियों और यहूदी रियासत इसराइल के दरमियान होने वाले तनाज़े के बारे में, इसराइल के वजूद के बारे में। साथ ही बात करेंगे आखिर हमास ने इसराइल पर हमला करने का ऐसा खुदकुश कदम ही क्यों उठाया कि उसे पता है कि इस हमले के बाद इसराइल की तरफ से बड़ी तबाही आएगी, बड़े पैमाने पर हलाकतें होंगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इन तमाम वजूहात पर भी बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि हमास आखिर क्या बला है जिसने इसराइल में ऐसी बड़ी तबाही मचाई कि इसके वजूद पर ही खतरा मंडलाने लगा है। साथ ही हिंदुस्तान का फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से क्या मौक़िफ़ रहा है, इस पर भी तफसीली बात करेंगे। बहर रूम यानी मेडिटेरियन सी और जॉर्डन नदी के दरमियान बसने वाला फ़लस्तीन का इलाका, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई मज़हब तीनों ही के लिए काफ़ी मुक़द्दस माना जाता था। इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था और ये ज़्यादातर अरबों और दूसरे मुस्लिम तबकों के ज़ेरे कंट्रोल रहा। यहूदियों का मानना है कि आज जहाँ इसराइल बसा हुआ है, ये वो इलाका है जो अल्लाह ताला ने उनके पहले नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल को देने का वादा किया था। पुराने वक्त में इस इलाके पर असीरेन यानी आज के इराक़, ईरान, तुर्की और सीरिया में रहने वाले कबायली लोग शामिल हैं। उनके बेशमूल बेबीलोन, पारसियों, मकदूनिया और रोमन लोगों का हमला होता रहा था। रोमन सल्तनत में ही इस इलाके को फ़लस्तीन नाम दिया गया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 7 दहाइयों बाद यानी 70 सालों बाद यहूदी लोग इस इलाके से बेदखल कर दिए गए। फिर इस्लाम के सुनहरे दौर में फ़लस्तीन 7वीं सदी यानी 7th सेंचुरी में अरबों के कंट्रोल में आया, ताहम इसे यूरोपी हमलावरों ने फतह कर लिया। फिर 1516 यानी 1516 में ये तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में आया और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। जब 20वीं सदी यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा था, इन हालात में यहूदियों ने बड़े बड़े इजलास करके ये फैसला किया कि यहूदियों के लिए एक अलग कंट्री बनाई जानी चाहिए ताकि उन पर हो रहे हमलों और उन्हें निशाना बनाए जाने के वाक़यात रोके जा सके और फिर यहूदियों को महफूज पनाहगाह भी मिल सके। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया भर के यहूदी लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर बसने लगे और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगे। अब फ़लस्तीन में पहले से ही आबाद लोगों, जिसमें ईसाइयों की भी बड़ी तादाद शामिल थी, उन्होंने यहूदियों की मुखालिफत शुरू कर दी। ऐसे में शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 28 जुलाई 1914 यानी 1914 से शुरू हुई पहली आलमी जंग अगले 4 सालों तक 11 नवंबर 1918 तक जारी रही।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमान एम्पायर की हार हुई और ब्रिटेन ने फ़लस्तीन का इंतज़ाम अपने कंट्रोल में ले लिया। बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने अरबों और यहूदी लोगों से कई वादे किए थे कि हम तुम्हें पनाह देंगे और तुम्हें और ना जाने क्या क्या देंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही ब्रिटेन के हाथ में फ़लस्तीन का कंट्रोल आ गया, उसने यहूदियों से और अरबों से किए गए वादे बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिए और मिडल ईस्ट का बंटवारा फ्रांस के साथ मिलकर कर लिया। हमेशा से वादा खिलाफ रहे अंग्रेज़ों की जानिब से मुंह फेर लेने के बाद फ़लस्तीन में मौजूद अरबों और यहूदियों के दरमियान टेंशन बढ़ गई और ये टेंशन शुरू हुई दोनों ग्रुपों के दरमियान खुरेज झड़पों से। 1918 यानी 1918 के बाद से लेकर 1947 यानी 1947 तक अरबों और यहूदियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला वक्फे से जारी रहा और फिर जब 1945 यानी 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन या यूएन बनाया गया, उसके 2 सालों बाद यानी 1947 में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई कि फ़लस्तीन को यहूदियों और अरबों के दरमियान बांटा जाएगा और उसके बाद यरूशलेम या मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। फिर यूएन के इस मंसूबे को यहूदियों ने तो मान लिया क्योंकि उन्हें एक रियासत के मिलने के इम्कानात रोशन हो गए, तो वहीं अरबों ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद इस मंसूबे को कभी लागू नहीं किया गया। फिर 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर फ़लस्तीन के अरबों और ईसाइयों का हक मारकर नया मुल्क इसराइल बसाया गया और इसराइल बनने के बाद ही इलाके में एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। इसराइल के क़याम के फौरी बाद ही इजिप्ट यानी मिस्र, उर्दन यानी जॉर्डन, मुल्क शाम यानी सीरिया और इराक़ ने मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। ये जंग पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग में कितनी खूनरेज़ी हुई इस पर तो पूरा एक एपिसोड बन जाएगा और आने वाले वक्त में हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि इस पर बात हो। बहरहाल इस जंग में इसराइल ने अरब मुल्क फ़लस्तीन, अरब, इजिप्ट और सीरिया को शिकस्त दी। जॉर्डन की हार तो नहीं हुई बल्कि वो इसे जीत करार देता है। खैर, इस जंग के बाद इसराइल ने यूएन की जानिब से अलॉट की गई ज़मीन को तो डिफेंड किया ही, साथ ही उसने अरबों के लिए अलॉट किए गए 60% एरिया पर भी कब्जा जमा लिया। इस जंग के बाद करीब 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को मजबूरन पड़ोसी ममालिक में पनाह लेनी पड़ी या फिर यहूदियों की जानिब से उन्हें बेदखल कर दिया गया। हालांकि अरब इसराइल की यह जंग पहली नहीं रही। इसके बाद 1956 में सुइस कैनाल या सुइस नहर को लेकर फिर तनाज़ा शुरू हुआ और इजिप्ट और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होने को थी, ताहम यह मामला जंग के मैदान से बाहर सुलझा लिया गया। फिर इसराइल के खिलाफ आखिरी बड़ी जंग हुई 1967 में, जो 6 दिनों तक चली। इस जंग में भी अरबों को शिकस्त हुई, साथ ही इसराइल की जीत, और इसराइल की इस जीत ने मिडल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। इस सेकंड अरब इसराइल वॉर के बाद अरबों का बड़ा इलाका, जिसमें गजा पट्टी, इजिप्ट का इलाका, सिनाई, जॉर्डन से वेस्ट बैंक जो ईस्टर्न यरूशलेम का इलाका है, और सीरिया से गोलान पहाड़ी इसराइल के कब्जे में चले गए। फिर एक मरतबा बड़ी आफत फ़लस्तीनियों पर आ गई और फिर 5 लाख फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीन से बेघर हो गए। हालांकि इसके करीब 6 सालों बाद 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल के खिलाफ फिर जंग लड़ी। इस जंग को योम किपुर वॉर करार दिया गया। इस जंग मिस्र ने अपना जजीरा नुमा सिनाई दोबारा हासिल कर लिया, हालांकि अब भी गजा पट्टी इसराइल के पास ही थी। फिर साल 2005 यानी 2005 में इसराइल ने गजा पट्टी पर से भी अपना कब्जा छोड़ दिया। हालांकि गजा पट्टी में क्या चीज़ आएगी, कौन यहाँ आएगा, कौन जाएगा, किस तरह की सर्विस गजा पट्टी में की जाएगी, इन सब का कंट्रोल इसराइल के पास रहा। फिर गजा हमास के ज़ेर कब्जा आ गया। इसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन की हुकूमत के दरमियान सुलह की कई कोशिशें हुई, लेकिन इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा मुद्दा है यरूशलेम यानी मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस, जिसे इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही अपना अपना दारुल हुकूमत बनाने की बात पर जोर देते आए हैं। इतना ही नहीं, अरब इसराइल जंगों के दरमियान जहां आज का इसराइल बसा है, वो इलाका फ़लस्तीनी अरबों का था और यहाँ बसने वाले फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर वापस लौटने का हक़ है, ये माना गया। और ये ज़मीन वो है जहां आज का इसराइल, जो अरबों के दरमियान नाजायज़ रियासत है, वो बसा हुआ है।
اسرائیل کا ماننا ہے کہ اگر یہاں سے بے دخل کر دیے گئے فلسطینی، جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ ہے، اگر وہ واپس آ گئے تو پھر اسرائیل کی پہچان اور اس کے وجود کا کیا ہوگا؟ یہ تو رہے دنیا کے نقشے پر زبردستی کسی کا حق چھین کر ہزاروں معصوم بچوں اور خواتین کی نعشوں پر بنی ناجائز ریاست اسرائیل کے وجود کی کہانی اور فلسطین اسرائیل تنازع کی بات۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں حماس کی۔ آخر حماس ہے کیا؟ دراصل فلسطین کا ایک اسلامک عسکری گروپ ہے حماس، جو غزہ پٹی سے آپریٹ ہوتا ہے۔ سال 1987 یعنی 1987 میں حماس کی بنیاد فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے سابق صدر یاسر عرفات کی تنظیم آزادی فلسطین یا PLO کی مخالفت میں رکھی گئی تھی۔ شیخ احمد یاسین حماس کے فاؤنڈر تھے۔ حماس بنانے کے 15 سال بعد شیخ احمد یاسین نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سال 2025 یعنی 2025 یعنی آنے والے 2 سالوں کے بعد تک اسرائیل اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ سال 2006 میں فلسطین میں ہونے والے الیکشن میں حماس سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری تھی، لیکن سال 2007 میں فلسطین کے موجودہ صدر محمود عباس کی پارٹی الفتح نے فلسطینی عوام کی جانب سے سلیکٹ کی گئی حماس حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کیبنٹ بنائی اور خود کے PM بننے کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی سرپرستی اور مدد سے محمود عباس نے یہ کام کیا تھا۔ ادھر غزہ حماس کے کنٹرول میں آ گیا اور اس نے اسرائیل کو برباد کرنے کی قسم کھائی۔ تب سے لے کر پچھلے دنوں ہونے والے بڑے حملے تک یہ تنظیم اسرائیل کے ساتھ کئی مرتبہ جنگ چھیڑ چکی ہے۔ حماس اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتی۔ حماس میں مختلف عسکری گروپس ہیں، جن میں قسام بریگیڈ بھی شامل ہے، جس نے حالیہ برسوں میں اسرائیل کے خلاف کئی حملے اور خود کش دھماکے کیے ہیں۔ اس تنظیم میں ایک سیاسی جماعت اور امدادی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں حماس کے اس حیران کن حملے کے بارے میں، جس نے نہ صرف اسرائیل کی حکومت بلکہ دنیا بھر میں غرور کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو ذلیل کر دیا اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حماس کا یہ حملہ ان کے لیے ایسا حیرت انگیز تھا کہ انہوں نے کبھی اس بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ دراصل اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے حماس نے حملے کے لیے شبات یعنی یہودیوں کی مذہبی چھٹی کا دن سلیکٹ کیا۔ اس دن اسرائیل کی یہودی دعا کرتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں۔ ہفتہ 7 اکتوبر کی صبح بہترین انٹیلیجنس سروس میں رہنے والے، چوکنے اور بہترین آرمی کی نگرانی میں رہنے والے اسرائیلی شہریوں میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب حماس نے 20 سے 40 منٹ کے دوران اسرائیل پر لگاتار 5000 راکٹ برسائے۔ ان راکٹوں کے بارش کے درمیان حماس کے جنگجو سمندر، زمین اور فضا سے ساؤتھ اسرائیل میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حماس کے جنگجوؤں کی دلیری اس بات سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ایریا میں فضا سے داخل ہونے کے لیے پیرا گلائیڈر کی مدد لی۔ اس کے جنگجو ایک ہاتھ سے پیرا گلائیڈر پکڑے اور دوسرے ہاتھوں میں بندوق تھامے نظر آئے۔ وہیں اسرائیل کی جانب سے بارڈر پر لگائی گئی اس کی رکاوٹوں یا بیریکیڈز لمحوں بھر میں حماس کے جنگجوؤں نے توڑ دیے اور گراؤنڈ لیول پر یہاں سے اسرائیل میں انٹری لی۔ ان عسکریت پسندوں نے کئی گھنٹوں تک اسرائیلی قصبوں اور فوجی پوسٹوں کو گھیرے رکھا، متعدد افراد کو ہلاک کیا اور نامعلوم تعداد میں عام شہریوں اور فوجیوں کو ہوسٹیجز بنا کر غزہ کی پٹی میں لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ڈرامائی کارروائی سوشل میڈیا اور سینٹرل میڈیا پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی رہی۔ فوٹیج میں دیکھا گیا کہ بہت سے اسرائیلی فوجیوں سمیت کئی شہریوں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ویسٹرن ایشیا میں اسرائیل کے پاس سب سے بہترین اور ریسورسز سے لیس انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس دوران بہت سے اسرائیلی شہریوں نے اس بات پر حیرانی ظاہر کی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز ان کی مدد کو جلدی کیوں نہیں آ سکے۔ اسرائیل کی ڈومیسٹک انٹیلیجنس ایجنسی شن بیت، فورن میں جاسوسی کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور طاقتور اسرائیلی آرمی کے باوجود کسی کو اس حملے کی بھنک تک نہیں لگی، یا پھر انہیں پتہ لگ گیا تھا تاہم کافی دیر ہو گئی اور یہ اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ یہ تو رہی حماس کے حملے کی بات۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان شروع ہوئے جنگ پر ہندوستان کے رد عمل کی، ہندوستان کے یوزرز کی رد عمل کی۔
हमास के हमले के कुछ ही घंटों बाद पीएम मोदी ट्वीट करते हुए इसराइल का भरपूर सपोर्ट करते नजर आए और कहा कि मुश्किल घड़ी में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। अब पीएम मोदी के इसराइल के सपोर्ट में किए गए इस ट्वीट के बाद वह हिंदुस्तानी जो मणिपुर मामले पर पीएम मोदी की खामोशी से दिल बर्दाश्त थे या नाराज थे, उन्होंने मोदी जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें अपने मुल्क के हिस्से मणिपुर के बारे में भी बात करने की सलाह दी थी। ऐसे में बीजेपी के ही साबिक आंजहानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने खुलकर इसराइल से कहा कि अरबों की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आप भी देखिए ये वीडियो। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो वीडियो आपने देखा वो करीब 46 साल पुराना है। साल 1977 यानी 1977 में जनता पार्टी की विजय रैली के दौरान वाजपेयी फिलिस्तीनियों की खुलकर हिमायत कर रहे थे। बहरहाल सोशल मीडिया पर इसराइल गजा जंग के दौरान हिंदुस्तान में एक नाम काफी वायरल हुआ, चंदन शर्मा। दरअसल चंदन शर्मा नामी एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं चंदन शर्मा इसराइल जाने के लिए तैयार हूं। अगर भारत सरकार हुक्म करे तो भारत का एक राष्ट्रवादी हिंदू इसराइल जाकर इसराइल का सपोर्ट करेगा, जंग लड़ेगा। साथ ही इस यूजर ने सवाल भी किया कि हिंदुओं क्या आप तैयार हैं? इसराइल के साथ 100 करोड़ हिंदू हैं। अब इस यूजर के पोस्ट के बाद इस पर मीम्स बनने लगे और उसे ट्रोल किया जाने लगा। पंस्टर नामी एक यूजर ने लिखा कि बराए मेहरबानी जो संघी यानी आरएसएस से वाबस्ता अरकान है या आरएसएस संघ परिवार के अरकान है, इसराइल के लिए लड़ने के लिए वो इसराइल जा रहे हैं तो वो तवज्जो दें। इंडिया में मणिपुर नाम की एक रियासत है जो 5 महीने से चल रही है। आपको यहाँ अमन की बहाली के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कम से कम इसके बारे में ट्वीट तो कर सकते हैं। इस दौरान बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स या ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे भी हंगामा मच गया। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इसराइल को जिस चीज़ का आज सामना है, इंडिया 2004 से 2014 के दरमियान इसी हालत से गुजरा है। कभी ना भूलें, कभी ना माफ़ करें। इसके जवाब में भी यूजर्स ने बीजेपी के लिए लिखा कि मणिपुर तो अपना है, इस पर भी कुछ बोलना चाहिए। वहाँ एक जंग जारी है और आप इसका मवाजना कांग्रेस के दौरे हुकूमत से कर रहे हैं। आप कितने मायूस हो चुके हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद सावरकर को नेशनल हीरो का दर्जा बीजेपी दे रही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सावरकर के गुणगान और तारीफों के पुल जो ये बीजेपी बांधती है, उन्हीं सावरकर ने अपनी कई स्पीच में यहूदियों का कत्लेआम करने वाले हिटलर के यहूदी मुखालिफ एजेंडे की हिमायत की है। बहरहाल गजा में इसराइल ने जो अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और जंग शुरू कर दी है, उसके 1 या 2 दिन में रुकने के आसार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि नाहक कत्लेआम का सिलसिला बंद हो जाए और खित्ते में अमन व सलामती हो। आज जांच पड़ताल का यह स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।